तो आज बैलेंस शीट पढ़ेंगे, चूंकि पार्टनरशिप में बैलेंस शीट पढ़े थे तो वो टी सेप्ट था। टी सेप्ट में क्या, एक तरफ कैपिटल था, एक तरफ एसेट्स था, तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। आप किसी तरह फॉर्मेट में आप कैसा भी बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसे ही टी सेप्ट में बना देता है, लेकिन कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं, कहीं वो लिखा हुआ नहीं कि इस तरह का बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट वो बना देते हैं, लेकिन वो कहीं बनाया नहीं रहता। लेकिन जब कंपनी में आते हैं तो कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। तो लॉ के टाइम में मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हुआ है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना होता है। आप अपना मन से बैलेंस शीट नहीं बना सकते। जैसे पहले पार्टनरशिप में अपना मन से क्या करता था, एक बैलेंस शीट बनाता टी सेप्ट में, एक तरफ कैपिटल लिख देता, एक तरफ एसेट लिख देता था, बैलेंस शीट बन गया। तो एक तरफ ये बैलेंस शीट कहीं दिखाइएगा तो गलत हो जाएगा। एक बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई समझेगा नहीं। ये बैलेंस शीट दिखाएगा तो कोई नहीं समझेगा, क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल नहीं। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के लिए, यूनिवर्सल करने के लिए कि दुनिया में हर कोई समझे, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दिया है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट क्या दिया है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी रूल्स 2006 पार्ट ए, पार्ट 1, शेड्यूल 3। कहने का मतलब कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस है। तो लॉ एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दिया। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कहाँ पर है? MCA के वेबसाइट पर है। आप www.mca.gov.in कीजिएगा तो एक खुल जाएगा। वहाँ पे एक बैलेंस शीट का एक ऑप्शन आएगा, बैलेंस शीट पे दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा तो वहाँ पर अब जो भी अपडेटेड बैलेंस शीट है कंपनी का वो आपके सामने खुल जाएगा। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, बैलेंस शीट कहाँ पर आया हुआ, लॉ में किस पेज में लिखा हुआ है? तो लॉ के रूल्स 2006 में पार्ट 1 के शेड्यूल 3 पेज में आप देखिएगा तो बैलेंस शीट वो पता रहेगा आपको। बैलेंस शीट वहाँ पर प्रिस्क्राइब रहेगा। तो कहने का मतलब बैलेंस शीट अब बदल गया। अब वो बैलेंस शीट जो बनाते थे टी सेप्ट का, अब वो नहीं रहा। अब सब झूठ हो गया, सब बेकार, जो टाइम पर है सब बेकार हो गया। अब बैलेंस शीट क्या है? चेंज हो गया, अपडेट हो गया। क्यों अपडेट हुआ? क्योंकि लॉ एक लीगल एग्जिस्टेंस दे दिया कंपनी का। तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ यूनिक करने के लिए, कंपनी को कुछ यूनिक करने के लिए, पार्टनरशिप से अलग करने के लिए एक नया बैलेंस शीट दिया है। वही चीज़, सब चीज़ वही है। इसमें ऐसा नहीं कि कैपिटल नहीं रहेगा, एसेट चल गया, लायबिलिटी चल गया, कुछ नहीं, सब वही है। लेकिन फॉर्मेट है, बनाने का ढंग है, वो चेंज हो गया। किस तरह का हो गया? वर्टिकल शिफ्ट इसको कर। तो उसमें 4 चीज़ रहा। ऐसे ही पहले क्या पढ़ते थे? कैपिटल पढ़ते थे और एक तरफ एसेट्स पढ़ते थे। कैपिटल एंड लायबिलिटी पढ़ते थे, एक तरफ एसेट्स पढ़ते थे। यहाँ पर भी वही है, कैपिटल ना बोल के इक्विटी बोलते हैं और लायबिलिटी वही रहेगा और एसेट्स भी रहेगा। हर का 2-2 हेड कर दिया, 3 हेड बनाया गया, एक इक्विटी, एक लायबिलिटी और एक एसेट्स। फिर सबका 2-2 हेड बनाया गया, इक्विटी का भी 2 हेड, लायबिलिटी का भी 2 हेड और एसेट्स का भी 2 हेड। क्या है हम लोग देखेंगे। अभी क्या है कि जो बैलेंस शीट है कंपनी का, जो बैलेंस शीट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, वो कंपनी एक्ट 2006 रूल 2006 में पार्ट 1 में शेड्यूल 3 में ये कंपनी का बैलेंस शीट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में वो दिया हुआ है। उसी फॉर्मेट में बनाना है, अपना मन से आप नहीं बना सकते। अब जो कंपनी जो लॉ कहेगी उसी फॉर्मेट में बना। लॉ क्या कहेगी पढ़ते हैं, क्या लॉ फॉर्मेट दिया है बैलेंस शीट का, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी बताएं कि यहाँ पे इक्विटी आएगा। लॉ 3 टर्म में बताया, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स, सबका 2-2 हेड बनाया। एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया गया, सबसे पहला हेड बनाया गया इक्विटी एंड लायबिलिटी। देखिए टी सेट में नहीं है, पी ये है वर्टिकल सेट में। टी सेट इसको कहते हैं और वर्टिकल सेट इसको कहते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे उस तरह का बना, तो टी सेट में तो नहीं है। तो लिखना क्या है? पार्ट 1 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी किस तरह से है? तो सबसे पहला है बैलेंस शीट में सबसे पहला चीज लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि कैपिटल होता है। सबसे पहले कैपिटल, पहले देखते हैं कैपिटल क्या है। इक्विटी मतलब कैपिटल समझिए।
वहाँ पे कैपिटल नाम दिया है, यहाँ पे इक्विटी दिया है। क्यों? क्योंकि इक्विटी से पैसा रेज हुआ, इसलिए इक्विटी नाम दिया। लॉ कुछ अलग टर्म दिया। अब ऐसा नहीं कर सकते कैपिटल क्यों नहीं रखे, इक्विटी क्यों रखे, नहीं, जो कहेगा लॉ उसको मानना पड़ेगा। आप उसको रट सकते हैं, आप उसको किसी तरह समझ सकते हैं, आप उसको रट के समझना तो नहीं है, रटना पड़ेगा। क्योंकि बैलेंस शीट इसको कुछ टेक्निक नहीं है कि इसको समझना है, क्योंकि बैलेंस शीट है तो इसको रटना ही पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ फॉर्मेट दिया, उसको समझना तो है ही, समझना तो है ही, लेकिन थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस फॉर्मेट में दिया उसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इक्विटी न लिख के यहाँ पे एसेट लिख दिया, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाए, लेकिन वो गलत है। जो फॉर्मेट दिया उसी हिसाब से बनाना, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो सबसे पहला हेड दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी का। अभी बताइए, जब वहाँ पर टी सेट में बैलेंस शीट बनाते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वहाँ पर भी सबसे पहले इधर लायबिलिटी लिखते थे बाया साइड, और दाया साइड लिखते थे एसेट। तो यहाँ पे बाया दाया नहीं होता, यहाँ पे समझो कि एक ही पेज में पूरा लिखना, सब एक ही पेज में, सब एसेट्स भी लिखना है, एक ही पेज में इक्विटी भी लिखना है, एक ही पेज में लायबिलिटी, सब कुछ एक ही पेज में लिखना है। तो सबसे पहला जो लिखिएगा, सबसे पहला जो हेड होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी का। अभी बताइए, इक्विटी एंड लायबिलिटी का 2 हेड, इक्विटी का 2 हेड होगा, पहले इक्विटी का 2 सब हेड होगा, और लायबिलिटी का भी 2 सब हेड होगा, एसेट का भी 2 सब हेड होगा। तो इक्विटी का 2 सब हेड होगा। सबसे पहला सब हेड क्या होगा? सबसे पहला सब हेड होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। अभी बताइए, कंपनी में जो कैपिटल आता था वो कहाँ से आता था? मालिक से पैसा आता था। कैपिटल क्या किसको कहते हैं? कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर। तो यहाँ पर भी वही है, इक्विटी मतलब कैपिटल इस वजह, नाम केवल अलग हो गया, बस वही कैपिटल ही है, मालिक का ही पैसा है। तो बताइए इक्विटी किस फॉर्म में रह सकता है? इक्विटी किस फॉर्म में रह सकता है? शेयर होल्डर के फंड में, है ना, मालिक का ही पैसा है ना, शेयर होल्डर का ही फंड है ना। तो ये नाम अलग कर दिया यहाँ पे शेयर होल्डर का फंड, यानी कि जब जो शेयर होल्डर क्या होता है? मालिक होता है, ऑनर होता है। तो जो शेयर होल्डर का जो फंड है, इसमें जितना अमाउंट रहेगा वो इक्विटी का फॉर्म रहेगा, कैपिटल का पार्ट है कि नहीं, मतलब मालिक का पैसा है कि नहीं? हाँ, मालिक का पैसा, शेयर होल्डर फंड है, ठीक है। अच्छा, इसका भी सब हेड कर दिया। सब हेड मतलब शेयर होल्डर फंड और किस किस फॉर्म में रह सकता है बताते हैं। तो सबसे पहला शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर होल्डर। फिर बताते हैं, अभी बताया 3 हेड सब हेड बनाया गया। सबसे पहले याद करने का तरीका बता रहे हैं, याद करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले 3 सब हेड बनाया, इक्विटी, लायबिलिटी और एसेट्स का 3 चीज बनाया। फिर इसका सब हेड बनाया, तब तो धीरे पढ़ते। पहले इक्विटी का 2 सब हेड बनाया। सबसे पहले पहला सब हेड पढ़े शेयर होल्डर फंड। अभी बताइए इक्विटी का जो पैसा रहेगा वो मालिक का ही पैसा रहेगा ना, इससे तो शेयर होल्डर फंड हो गया। अच्छा, शेयर होल्डर फंड में बहुत सारा पार्ट आता है। अभी बताया बैलेंस शीट जो बनाया कंपनी, इस तरह लॉ इस तरह से बनाया ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे, पूरा समझ में आए। शेयर होल्डर का पैसा, किसका शेयर होल्डर का पैसा, क्या है शेयर होल्डर का पैसा, पूरा बताओ अच्छा से। तो हाँ, नहीं, शेयर कैपिटल के फॉर्म में वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा है। रिजर्व एंड सरप्लस वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा, मालिक का ही पैसा है। मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर बैलेंस वो भी मालिक का ही पैसा है। तो यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल चूंकि क्या होता है, वैसा कैपिटल, वैसा अमाउंट जो शेयर इशू करके जो पैसा आता है कंपनी में, वही होता है शेयर कैपिटल। उसी को शेयर कैपिटल कहते हैं। जो भी अभी बताए थे उसी समय, जब शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है, कॉल करते हैं तो पैसा आता है। तो जो पैसा आया वही तो शेयर कैपिटल है। तो मालिक का पैसा वही तो शेयर होल्डर फंड का ही पैसा, इसका ही पैसा, इसलिए इसका सब हेड बन गया। सब हेड क्यों बनाया? ताकि लॉ अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे। खाली शेयर होल्डर फंड रहता, छोड़ देता तो शेयर होल्डर मतलब कोई अंडरस्टैंडेबल नहीं समझता, नहीं कि शेयर होल्डर मतलब क्या, किसका पैसा, शेयर से कितना पैसा है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है या रिजर्व बनाती है या प्रॉफिट कमाती है, तो वो भी तो शेयर होल्डर का पैसा। अभी बताइए, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता हो ना, उससे अगर प्रॉफिट हो गया तो वो शेयर होल्डर का पैसा नहीं है, वही तो शेयर होल्डर का पैसा है। तो वही शेयर होल्डर के ही सब हेड में लिखे। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है? शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सब शेयर कैपिटल का है। ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल
और कॉल सिनेरियर सब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है। तो इसका नोट्स टू अकाउंट, सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट क्या होता है और करंट ईयर होता है, फिर प्रीवियस ईयर होता है। करंट ईयर मतलब इस साल का जो बैलेंस शीट है जितना अमाउंट है इसमें जाएगा, और प्रीवियस ईयर का भी बैलेंस शीट का जितना अमाउंट है इसमें जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्यों दिया गया, क्योंकि लॉ है जो इस तरह से सोचा, इस तरह से फॉर्मेट बनाया ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्म रहे, कोई देखे तो ये भी पता चले कि कंपेयर कर सके कि पिछले साल से जितना, पिछले साल के जैसा कंपनी का पोजीशन था इस साल कैसा है। तो इस तरह से लॉ के कि दोनों अभी जो फॉर्मेट बनाया, इस जो अपडेटेड फॉर्मेट बनाया वो इस तरह से फॉर्मेट बनाया ताकि अंडरस्टैंडेबल कंपेरेबल रहे, देखें तो सब कंपेयर कर पाए। तो इसलिए करंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों दे ऐसे ही लिख सकते हैं। हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं, करंट ईयर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर बाद में। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, नोट्स टू अकाउंट कभी कभी देखते होंगे कि शेयर कैपिटल समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ही अगर शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं बताया, शेयर कैपिटल क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, तो सब यहाँ पर हलवा पूरी बना देगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया कि शेयर कैपिटल का पार्ट यहाँ पर न बता के एक नोट्स टू अकाउंट में दे दिया गया। नोट्स टू अकाउंट इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पे हलवा पूरी ना हो, कहीं उस मतलब हमको शेयर कैपिटल अगर देखना है कि शेयर कैपिटल कहाँ से आया, तो कहीं जाके नोट्स टू अकाउंट में देखना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बताया रहेगा कि शेयर कैपिटल कहाँ से आया, उतना अमाउंट कहाँ से आया, तो बताया यहाँ पर आया कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से इतना आया, 100 करोड़ आया, 100 करोड़ आया। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना आया, 100 करोड़ आया, तो यहाँ पर 200 करोड़ लिखा रहेगा। तो ऐसे शेयर कैपिटल अगर 200 करोड़ रहेगा तो यहाँ पर भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिख सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता। तो बड़ा ना बना के छोटा बनाया गया और ज़्यादा अच्छा बनाया गया, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म बनाया गया। और इसका जो सब हेड है, सब हेड है, वो क्या किया गया कि कहीं दूसरा जगह लेकिन अलग नाम से, नोट्स टू अकाउंट के नाम से वहाँ पर लिखा गया, ताकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, सिंपल लगे देखने में। मान लिया शेयर कैपिटल नहीं समझ में आ रहा तो नोट्स टू अकाउंट में जाकर देख लेना कि हाँ क्या शेयर कैपिटल कहाँ से आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इतना है, इतना। इसलिए नोट्स टू अकाउंट दिया गया। नोट्स टू अकाउंट कल बताएंगे, आज केवल बैलेंस शीट की चर्चा करेंगे। अच्छा बता दें नोट्स टू अकाउंट क्यों बनता है। नोट्स टू अकाउंट इसलिए बनता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर इसका अमाउंट देखना है तो जाके नोट्स टू अकाउंट में जाके हम लोग देख सकते हैं। फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस सर होता है जो प्रॉफिट होता है, कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, कैपिटल से जो प्रॉफिट कमाती है वो भी मालिक का ही पैसा होता है, शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, इसलिए शेयर होल्डर फंड का ही हेड में रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है। फिर रिजर्व का और भी पार्ट है, कैपिटल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जैसे बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सब कैपिटल रिजर्व का ही, रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मान लिया कि 100 करोड़ है, तो समझना कि रिजर्व एंड सरप्लस में इतना इस साल प्रॉफिट कमाई है, वो रिजर्व का ही पार्ट है। सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसमें कुछ होगा, कैपिटल रिजर्व भी उसमें कुछ होगा, जनरल रिजर्व भी कुछ होगा, और कुछ कंपनी का प्रॉफिट होगा, सब मिला के 100 करोड़। इस पता कैसे चला, नोट्स टू अकाउंट देखेंगे, उसका भी नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजर्व एंड सरप्लस में यहाँ पर लिखा था कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैलेंस शीट हो जाता। इसलिए सोचे कि नहीं, अगर इसका सब हेड देखना है तो नोट्स टू अकाउंट में अपना जाके देख सकते हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस 100 करोड़ कहाँ से है, तो वहाँ पर लिखा रहा है कैपिटल रिजर्व इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इतना, इस साल प्रॉफिट एंड लॉस इतना, तो यहाँ पर लिखा रहा है। इसलिए नोट्स टू अकाउंट अलग से बनाया गया ताकि यहाँ पे बड़ा ना हो जाए बैलेंस शीट, इसलिए। तीसरा मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर वारंट्स। ये आपको सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं, लेकिन तभी बताए थे कि मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर वारंट्स क्या होता है। जब कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए शेयर इशू करती है तो उसको कहते हैं मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर वारंट। कभी कभी शेयर है जो हम लोग क्या करते थे, इंटीजर के फॉर्म में शेयर इशू करते थे कि 100 शेयर इशू हो गया, 200 शेयर इशू हो गया, 500 शेयर इशू हो गया। कभी कभी फ्रैक्शनल नंबर में भी शेयर इशू होता है, याद रखिए। तो जब फ्रैक्शनल नंबर में शेयर इशू होता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कहते हैं मनी रिसीव्ड थ्रू शेयर वारंट। ये पढ़ना नहीं सिलेबस में, लेकिन ऐसे ही बता दिए। तो ये भी तो मालिक का ही पैसा है, ये भी शेयर होल्डर फंड का ही पैसा है, इसलिए ये शेयर होल्डर फंड में ही रखा गया। कौन लिखा, लॉ लिखा। हम नहीं बता रहे, लॉ के टर्म में बता रहे। तो इक्विटी को बताया, इक्विटी का 2 पार्ट, सबसे पहला शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में इतना चीज आता है, शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, मनी रिसीव्ड थ्रू भी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है। शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना शेयर इशू हुआ तो शेयर इशू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू होता है।
इक्विटी शेयर कैपिटल रेशियो हुआ, जितना इससे पैसा आया वो शेयर कैपिटल का पार्ट। कहाँ से मिलेगा? नोट्स टू अकाउंट में जाके देख लो। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट कमाई, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, सब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। कहाँ पता चलेगा, कहाँ पता चलेगा कि रिजर्व एंड सरप्लस में इतना अमाउंट कहाँ से है? नोट्स टू अकाउंट देख लीजिए, 2 नंबर अगर नोट्स टू अकाउंट देखेगा कंपनी का तो रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बता जाएगा कितना अमाउंट कहाँ से है, कैपिटल रिजर्व से कितना आया, जनरल रिजर्व से कितना आया, देख सकते हैं। तो दूसरा है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, ये भी इक्विटी का ही पार्ट है। अभी बताइए, इक्विटी का 2 पार्ट, लायबिलिटी का भी 2 पार्ट, एसेट्स का भी 2 पार्ट। इक्विटी का 2 पार्ट क्या है? पहला पार्ट है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का भी जो पैसा आता है वो भी इक्विटी का ही है, कैपिटल का ही पार्ट है। इक्विटी मतलब कैपिटल से बने। अच्छा, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, आप भी बताया होंगे उस समय जब एप्लीकेशन सब लोग कर देता है तो ऐसा नहीं कि सब मालिक को भी बच जाता है। एप्लीकेशन तो कोई भी कर सकता है। मान लिया 1000 शेयर इशू किया तो एप्लीकेशन तो मान लिया कि 2000 भी एप्लीकेशन कर दिया, अप्लाई कर दिया तो सबको शेयर होल्डर ही बनाया गया? नहीं। तो एप्लीकेशन का पैसा आ गया है लेकिन अभी अलॉटमेंट नहीं किया गया है, किसी को अलॉटमेंट नहीं किया गया है। तो जितना एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ अलॉटमेंट नहीं, मालिक नहीं बना, तो वो जो पैसा है उसको कैपिटल का तो पार्ट नहीं है, उसको तो कैपिटल में नहीं रख सकते हैं, उसको तो शेयर होल्डर फंड में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि मालिक नहीं बना। तो काची के फॉर्म में शेयर होल्डर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर होल्डर एप्लीकेशन का मनी पैसा आया हुआ है लेकिन अलॉटमेंट पेंडिंग में है, अभी उसको मालिक नहीं बनाया, इसलिए उसका पैसा बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा, है ना। अब मालिक बन जाएगा, मालिक अगर बन जाएगा तो पैसा यहाँ से चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा? शेयर कैपिटल में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विटी शेयर कैपिटल का पार्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट होगा। अगर पैसा आ गया और उसको अलॉटमेंट नहीं किया है तो अभी यहीं पर ही रहेगा। कहाँ पर रहेगा? शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, 2 पार्ट हो गया, इसका 2 पार्ट हो गया, इक्विटी का 2 पार्ट हो गया। अब लायबिलिटी का 2 पार्ट करेंगे। तो लायबिलिटी का 2 पार्ट क्या होता है? नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। पहले बताया कि इक्विटी का 2 पार्ट, लायबिलिटी का भी 2 पार्ट। तो इक्विटी का 2 पार्ट हो गया, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन बता दिए क्या होता है। फिर लायबिलिटी आ गया, इक्विटी बता दिए पूरा, अब लायबिलिटी बताते हैं। लायबिलिटी क्या होता है? तो लायबिलिटी बताए थे कि वैसा लायबिलिटी ओज टू द कंपनी, जो कंपनी का ओज है, मतलब कंपनी जो जिसका बचा हुआ किराया है, जो लायबिलिटी है वो देना, पैसा देना बाकी रह गया तो उसको कहते हैं लायबिलिटी। तो कंपनी, तो नॉन कैरेंट लायबिलिटी किसको कहते हैं? वैसा लायबिलिटी जो मोर देन 1 ऑपरेटिंग ईयर का है, यानी 1 ऑपरेटिंग ईयर किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग ईयर वो ईयर कहते हैं जिसमें कोई कंपनी ऑपरेट करती है, रॉ मटेरियल लेती है, उसको फिनिश गुड्स में बना के बेच देती है, तो उसको 1 ऑपरेटिंग ईयर कहते हैं। 1 ऑपरेटिंग ईयर से अगर ज़्यादा लायबिलिटी, वैसा जैसे लोन लिए, डिवेंचर ले ली 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, तो वैसा लायबिलिटी को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं। वही लोन अगर 1 साल के अंदर चुका देगी तो उसको करेंट लायबिलिटी कहते हैं। 1 ऑपरेटिंग ईयर के अंदर चुका देगी तो उसको करेंट लायबिलिटी कहते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी का भी बहुत सारा पार्ट आ गया। ये बताएं, ऐसा बैलेंस शीट लॉ बनाई है जो पूरा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे, कंपेरेबल फॉर्म में रहे। तो खाली नॉन करेंट लायबिलिटी लिख के अमाउंट लिख देगा तो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं जाएगा। क्यों नहीं अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे? पता नहीं चला कि नॉन करेंट लायबिलिटी तो बहुत चीज़ हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है, लोन भी हो सकता है, टैक्स प्रोविजन भी हो सकता है, बहुत चीज़ हो सकता है, लेकिन क्या है? तो इसलिए लॉ है जो पूरा अच्छा से हेड को और सब हेड में बदल के कि अच्छा से पता चले कि नॉन करेंट लायबिलिटी किस फॉर्म में है, लोन के फॉर्म में है कि डिवेंचर के फॉर्म में है कि अदर नॉन करेंट लायबिलिटी के फॉर्म में है, वो बताएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले नॉन करेंट लायबिलिटी। तो नॉन करेंट लायबिलिटी पहला है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आज बताइए, नॉन करेंट लायबिलिटी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के फॉर्म में भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या होता है? वैसा बैंक से जब लोन लिए 1 साल से ज़्यादा अगर लोन ले लिए, 1 ऑपरेटिंग ईयर से ज़्यादा हमको आगे चुकाना है, अभी इस ऑपरेटिंग ईयर में हमको नहीं पेमेंट करना है, 10 साल तक हम लोन ले लिए, 10 साल के बाद हमको उसको पेमेंट करना है, तो वैसा एक तरह का लायबिलिटी है, तो उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें डिवेंचर भी आता है,
और लोन भी होता है वैसा लोन जो 1 साल या एक ऑपरेटिंग ईयर से ज़्यादा, उसको वो जो अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में है। दूसरा और भी नॉन करंट लायबिलिटी होता है। दूसरा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। देखिए आप ही बताइए, जब इनकम टैक्स फाइल होता है तो आपके हिसाब से फाइल नहीं होता है, जो इनकम टैक्स प्रोविजन में जो चीज़ लिखा हो, जिस फॉर्मेट में लिखा उसी हिसाब से होता है। सरकार क्या कहती है कि अभी आप बैलेंस शीट नहीं बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाए, आप हमको इनकम टैक्स दे दीजिए, आप हमको टैक्स दे दीजिए। मान लीजिए कि आप 31 मार्च 2020 को प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन क्या की सरकार क्या की, कहीं नहीं हमको 31 मार्च 2020 को नहीं टैक्स चाहिए, हमको चाहिए 1 जनवरी 2020 को। तो अभी तक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाए नहीं, तो कैसे टैक्स दीजिएगा, कैसे इनकम दिखाइएगा अपना। तो अपना हिसाब से सरकार कहते हैं कि आप अपना एक एवरेज इनकम निकाल लीजिए, उसी हिसाब से आप टैक्स दीजिए, और जितना टैक्स बनेगा 31 मार्च को उस हिसाब से, अगर ज़्यादा होगा तो आपको देना पड़ेगा, और नहीं अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप दीजिएगा। अगर ज़्यादा हो गया, इनकम टैक्स ज़्यादा हो गया तो आपको देना पड़ेगा, सरकार देगी। फिर अगर इनकम टैक्स कम बनता है, तो फिर सरकार देगी। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा बनता है तो कंपनी देगी। लेकिन अभी मतलब ओवरऑल आप हमको टैक्स दे दीजिए, अगर इनकम ज़्यादा हो जाएगा तो आप टैक्स फिर दे दीजिएगा, अगर इनकम कम होगा इस साल तो टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ही समझिए कि इस साल का इनकम, अब इन सरकार मतलब कंपनी है जो टैक्स दे दी, लेकिन हुआ क्या कि इनकम ज़्यादा हो गया इस साल, तो और भी टैक्स देना है सरकार को, और जितना और टैक्स देना है तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जाता है। यानी कि जो भी इस साल का इनकम अगर ज़्यादा हो गया, टैक्स तो दे दिए पहले ही सरकार, चूँकि क्या देखिए हमको टैक्स दे दीजिए, लेकिन इस साल का इनकम ज़्यादा हो गया, तो इस साल का इनकम अगर चूँकि इस साल का इनकम ज़्यादा हो गया तो और टैक्स देना है कि नहीं देना, हाँ और टैक्स देना है। तो जितना टैक्स देना है वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा अगले साल में उसको देंगे ना, वो उसको अगले साल में देंगे, तो 1 साल से तो ज़्यादा हो गया, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटी हो गया। तो नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हमको टैक्स देना है, 1 साल में हमको टैक्स पेमेंट नहीं कर देना है, 1 साल से ज़्यादा रहेगा टैक्स पेमेंट करने में, तो वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का पार्ट है। तीसरा है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आप ही बताइए, जब हम वर्कमैन कंपनसेशन वर्कमैन PPF पढ़ रहे थे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसका जो प्रोविज़न बना रहे थे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविज़न बना रहे थे, वो क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविज़न नहीं है। क्या होगा? जब वो एम्प्लॉय रिटायर करेगी तब उसको एक साथ रुपया देता है, एक साथ पेमेंट उसको करना है। तो अभी नहीं पेमेंट करना, बाद में पेमेंट करना, 2 साल 10 साल 20 साल बाद पेमेंट करना। प्रोविज़न तो अभी बना रहे हैं ना, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोविज़न बना रहे हैं। अभी तो पैसा नहीं दे रहे, बाद में पैसा देंगे। एम्प्लॉइज प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ऐसा लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म नॉन कैश लायबिलिटी है, क्योंकि 1 साल में हमको लायबिलिटी नहीं देना है, लायबिलिटी है लंबे समय के लिए। जब लायबिलिटी होगा, जब एक ऑपरेटिंग ईयर से ज़्यादा लायबिलिटी होगा या 1 साल से ज़्यादा लायबिलिटी होगा, तो उसको नॉन कैश लायबिलिटी कहते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगा। तो इसमें क्या जाएगा? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट। फिर है अदर करंट लायबिलिटी। आप ही समझिए, जब बैंक से लोन लेते हैं और हमको 1 साल से बाद हमको चुकाना है, तो वो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चल जाएगा। आप ही समझिए, जब कार लेते हैं तो उसके लिए तो लोन नहीं लेते हैं, फाइनेंस करवा देते हैं। आप क्या करते हैं? किस्त में उसको पैसा देते हैं। तो पैसा हम एक्चुअली कहीं से लोन नहीं लेते हैं, उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पे काम करते हैं। कहीं ना कहीं लायबिलिटी है कि नहीं? लंबे समय के लिए आप उसको इंस्टॉलमेंट करते हैं, या 5 साल 10 साल के लिए इंस्टॉलमेंट देते रहिएगा। तो ये जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, जब ये कंपनी करती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, कोई सामान लेती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पेमेंट करती है, तो लंबे समय के लिए लायबिलिटी हो जाता है। ये जो लायबिलिटी है वो अदर करेंट लायबिलिटी हो गया। अदर करेंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि न इसका पार्ट है, न इसका पार्ट है, न इसका पार्ट है। जो बच गया, जो तीनों में नहीं आया, इसमें आएगा। जैसे में हो गया कि इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जो पेमेंट करते हैं वो अदर करेंट लायबिलिटी में आता है। अच्छा, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है? जनरल दिखा दो करते हैं, इसमें भी वही आता है। जैसे इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग आता है, इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग आता है।
क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि करंट लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म हो गई। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का क्या? आप ही बताइए, जब 1 साल के अंदर हमको लायबिलिटी पेमेंट करना है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसे आप लोन लिए, वही लोन अगर 1 साल के अंदर पेमेंट कर दीजिएगा या 1 ऑपरेटिंग ईयर से अंदर पेमेंट कर दीजिएगा तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होगा। दूसरा क्या आता है? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल। तीसरा कितना है? अदर करंट लायबिलिटी। ये सब का भी नोट्स बनता है। हाँ, ये सब का भी नोट्स बनता है। जहाँ पे आपको समझ में आए तो आप नोट्स में उठा के देख सकते हैं कि आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में क्या क्या आता है। मान लिया कि यहाँ पे तीसरा नंबर नोट्स टू अकाउंट में दिया, फिर तीसरा नंबर आप नोट्स टू अकाउंट में जाके देख सकते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कहाँ से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो बता देगा कि हम इतना लायबिलिटी था टैक्स देना और ज़्यादा टैक्स देना, तो इतना हो गया उस हिसाब से। अदर करंट लायबिलिटी और है लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो याद करने का तरीका बता रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसमें है तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। इधर अदर नॉन करंट लायबिलिटी है तो इसमें अदर करंट लायबिलिटी है, अदर नॉन करंट लायबिलिटी है। इसमें एक चीज़ ज़्यादा आता है, ट्रेड पेबल आ जाता है। अच्छा, ऐसे एक एक सेकंड समझते हैं करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटी ये बताया वैसा लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पेमेंट करता है। तो सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। वैसा लोन लेते हैं जो 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है तो वो करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है। ट्रेड पेबल क्या होता है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। क्रेडिटर और बिल्स पेबल जो होते हैं वो ट्रेड पेबल का पार्ट होता है। अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। तो ये सब जो टैक्स के लिए प्रोविजन बना देते हैं, टैक्स के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है वो ऐसा समझा जाता है, ऐसा अजम्पशन किया जाता है कि 1 साल के अंदर ये प्रोविजन बनाया जाता है, तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में रखा है। अदर करंट लायबिलिटी क्या होता है? अदर करंट लायबिलिटी न इसमें आया, न इसमें आया, न इसमें आया, तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। जैसे कस्टमर से एडवांस मिल जाता है। जब कस्टमर से एडवांस आपको मिल गया तो क्या हो गया? कहीं ना कहीं तो लायबिलिटी है ना, उसको पेमेंट करना है कि नहीं, आगे ड्यू हुआ कि नहीं। हाँ, 1 साल के अंदर अगर ड्यू होता है तो अदर करंट लायबिलिटी हो जाएगा। अगर 1 साल के बाद ड्यू होता है तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी हो। तो सब चीज़ है, अगर डिपेंड करता है टाइम बेसिस पे, डिपेंड करता है कि एक ऑपरेटिंग ईयर के अंदर होना है, एक ऑपरेटिंग ईयर के बाद, एक ऑपरेटिंग ईयर के अंदर होता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग या ट्रेड पेबल ये भी चल जाएगा। 1 साल के बाद हो जाएगा वो चीज़ तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट हो जाएगा या तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। तो इतना समझ गए। तो अभी एक पार्ट हम कंप्लीट कर दें, चूँकि जगह कम था तो ऐसा नहीं है कि अदर दूसरे पेज पर बनाना है। अगर लंबा पेज है तो बैलेंस शीट पूरा पेज में ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इसके लिए पेज बदलना पड़ेगा, नहीं। इसी पेज में चूँकि मेरा बोर्ड है जो पूरा कंप्लीट हो गया इसलिए अगला है, लेकिन इसी के नीचे लिखना है। तो ये बताया कि लायबिलिटी का 2 पार्ट, इक्विटी का 2 पार्ट तो लिख लिए। अब है एसेट्स का 2 पार्ट। एसेट्स में 2 पार्ट क्या क्या आता है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। यहाँ पे टोटल कर दीजिएगा तो टोटल कितना होता है और इसके टोटल के बराबर है। नॉन करंट एसेट्स वैसा एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वो चीज़ होता है जो लंबे समय के लिए यूज होता है, फॉर मोर देन 1 ईयर उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप कंपनी में प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सब एक दिन में आपको खरीदने के लिए, बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। इसको क्या करते हैं? यूज करने के लिए खरीदते हैं, इसको लंबे समय के तक यूज करने के लिए। तो एसेट्स वो चीज़ होता है। अगर वैसा एसेट्स जो 1 साल के अंदर उसको यूज करना है तो वो करंट एसेट्स का पार्ट होगा। वैसा एसेट जो 1 ऑपरेटिंग ईयर के बाद उसको यूज करना है, 1 ऑपरेटिंग ईयर के बाद भी उसको यूज कर सकते हैं तो उसको कहता है नॉन करंट एसेट्स। वो क्या क्या पार्ट है देख लेते हैं एक एक करके। नॉन करंट एसेट्स का क्या क्या पार्ट है? तो सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हो गया। फिक्स्ड एसेट्स का ही पार्ट है टेंजिबल एसेट्स, नॉन टेंजिबल एसेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस,
कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर बताते हैं नॉन करेंट एसेट्स, वैसा एसेट्स होता है जो 1 साल के बाद भी उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको नॉन करेंट एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स भी नॉन करेंट एसेट्स है, जैसे में मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, तो ये सब एक साल के अंदर यूज नहीं होता, 1 साल के बाद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसको फिक्स एसेट्स भी नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट होता है। फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट जिसको छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर्स हो गया, सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होता है आप समझ रहे हो, ये भी फिक्स एसेट्स है। तो नॉन टेंजिबल एसेट्स उसको कहते हैं जिसको छू नहीं सकते, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, तो सब नॉन टेंजिबल एसेट्स का पार्ट है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का क्या होता है आप ही समझिए, जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप पैसा देते हैं बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है, एक दिन में नहीं होता, उसको समय लगता है, उसको 10 साल 20 साल 2 साल 3 साल समय लगता है बिल्डिंग बनने। तो मान लिया कि आप जिस समय बैलेंस शीट बना रहे हैं उस समय तक जितना बिल्डिंग बना हुआ है, तो आप जितना पैसा फंसाए उस बिल्डिंग में, तो वो तो टेंजिबल एसेट्स तो नहीं है। क्यों टेंजिबल एसेट्स क्यों नहीं? क्योंकि वो बिल्डिंग तो बन के तैयार नहीं ना है, अभी प्रोग्रेस में ना है, तो वो जितना अमाउंट आप बिल्डिंग में खर्चा किए हैं वो पूरा बन के तैयार नहीं हुआ, आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो टेंजिबल एसेट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग बन के तैयार नहीं है, तो टेंजिबल एसेट्स नहीं। लेकिन फिक्स एसेट तो है ना, छू सकते हैं ना, तो फिक्स्ड है कि नहीं, इसलिए वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स भी अंडर डेवलपमेंट होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देते हैं, तो एक दिन में सॉफ्टवेयर बन के तैयार नहीं होता है ना, एक दिन में सॉफ्टवेयर नहीं बने। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जब सॉफ्टवेयर बनाती है तो एक दिन में माइक्रोसॉफ्ट नहीं बन जाता, एक दिन में नहीं बन गया पूरा सॉफ्टवेयर, उसको टाइम लगता है। तो आप कभी कभी कंपनी सॉफ्टवेयर पे खर्चा करती है पैसा, तो पूरा सॉफ्टवेयर तो बन नहीं जाता, अगर पूरा सॉफ्टवेयर बन गया तो इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट हो गया, नॉन टेंजिबल एसेट्स का पार्ट हो गया। अगर नहीं बना, अभी प्रोग्रेस में, तो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। आगे देखते हैं कि नॉन करेंट एसेट्स का कौन पार्ट है। तो दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप ही बताइए, वैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 1 साल के बाद भी, 1 साल के बाद उसको एक साल में आप नहीं निकालिएगा, 1 साल के बाद उसको कैश में निकालिए। जैसे शेयर खरीदते हैं आप, शेयर आप खरीदते हैं, आप कहीं कहीं कुछ फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, सॉरी फिक्स्ड कर, आप फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। आप मान लिया 10 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिए, 10 साल के लिए आप शेयर खरीदे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है, और नॉन करेंट एसेट्स में भी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का। और क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स। तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है? अच्छा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बताए थे कि लायबिलिटी अगर टैक्स देना है, टैक्स हम दे दिए 10 लाख, अब 20 लाख का हमको देना है टैक्स, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चूंकि 10 लाख ही टैक्स दिए ना, और 10 बनता है 20 लाख, गवर्नमेंट को बनता है 20 लाख टैक्स, लेकिन अभी हम दिए 10 लाख, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो गया तो 20 लाख टैक्स बनता है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का पार्ट हो गया। आप इसको उल्टा समझिए कि देना, हम दे दिए 20 लाख गवर्नमेंट को, लेकिन इस साल क्या हुआ, इनकम मेरा कम गया, तो टैक्स कम बनता था लेकिन दे दिया ज़्यादा, तो क्या होगा, वो मेरा तो लायबिलिटी तो नहीं है, कहीं ना कहीं एसेट्स है। गवर्नमेंट में जो पैसा दे दिया, जमा कर दिए, तो मेरा लायबिलिटी तो नहीं था, उतना तो हम कमाए ही नहीं, तो उतना लायबिलिटी कैसे बना? तो लायबिलिटी नहीं बना तो क्या है, कहीं ना कहीं एसेट्स का पार्ट है, इसलिए वो डेफर्ड टैक्स एसेट्स चुप करवा जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन है। अभी बताइए, ए है और बी, जब ए लोन देती है बी को, जब ए कंपनी है और बी को जब लोन दी है, तो क्या है, एसेट्स है कि लायबिलिटी है? इसके लिए तो लायबिलिटी, इसके लिए लायबिलिटी है, इसके लिए तो एसेट्स है ना। अच्छा, मोर देन 1 ऑपरेटिंग ईयर के लोन दिए, अगर ए है जो बी को लोन दी है 5 साल के लिए, तो क्या है, नॉन करेंट एसेट्स है। नॉन करेंट एसेट्स में भी क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स है। फिर है अदर नॉन करेंट एसेट्स, अदर नॉन करेंट एसेट्स,
ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, ना इसका पार्ट है, तो अदर नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट हो जाएगा। अदर नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है, आप ही समझिए कि आप कहीं एडवांस दे दिए हैं और वो लंबे समय के लिए एडवांस है, 20 साल 30 साल के कहीं ना कहीं एडवांस जमा कर दिया पैसा, तो कहीं ना कहीं वो अदर नॉन करेंट एसेट्स का पार्ट है। फिर करेंट एसेट्स देखते हैं, सिंपल सा। करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, करेंट इन्वेंट्रीज, करंट इन्वेंट्रीज, दूसरा इन्वेंट्रीज, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। फिर से देख लीजिए करंट एसेट्स का क्या क्या पार्ट है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो एक साल के अंदर वो एसेट्स है, एक साल के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट है। एक ऑपरेटिंग ईयर के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट हो गया। अच्छा, करंट एसेट्स में अभी लॉ बताया, लॉ कहीं ना कहीं पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्म में फॉर्मेट बनाई है, इस तरह का फॉर्मेट बनाई है कि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहे, पूरी तरह से अंडरस्टैंडेबल। खाली करंट एसेट दे देती हेड तो शायद वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं रहता, तो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बनाने के लिए इस तरह से दिया कि करंट एसेट्स का एक पार्ट दे दिया। करंट एसेट्स में भी करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जब इन्वेस्टमेंट किए एक साल के अंदर उसको यूज कर लीजिएगा, एक साल के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिएगा, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आप ही बताइए, जब लोन देते हैं कहीं ना कहीं, आप कहीं लोन दिए, अब एक साल के अंदर उसको इशू जैसे शेयर खरीदे आप, तो शेयर जब परचेज किए और एक साल के अंदर उसको शेयर को सेल कर दिए, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट किए एक साल के अंदर। दूसरा इन्वेंट्री, आप ही बताइए, रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक हो गया, चाहे कंज्यूमेबल गुड्स हो, कंज्यूमेबल गुड्स जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, तो सब क्या है, इन्वेंट्रीज का पार्ट है, तो सब इन्वेंट्रीज में जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तो ट्रेड रिसीवेबल होता है डेब्टर, डेब्टर होता है, बिल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, कैश एंड बैंक। आप कैश का, आपके पास कैश है, बैंक है, सब कैश एंड इक्विवेलेंट का पार्ट है, ये भी कहीं ना कहीं करंट एसेट्स है आपका। तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस क्या हुआ, जब ए और बी को लोन दिया उस समय क्या लिए थे, उस समय 5 साल के लिए थे। आप जब एक साल के अंदर उसको यूज हो जाएगा, एक साल के अंदर लोन पेमेंट हो जाएगा, एक साल के अंदर लोन रिसीव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है। फिर अदर करंट लायबिलिटी, ना इसमें गया, 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 तो वो अदर करंट एसेट्स पर कब आते हैं। एग्जाम्पल में बताइए, तो एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि जब आप कहीं ना कहीं एडवांस देते हैं, आप कहीं ना कहीं एडवांस देते हैं और एक साल के अंदर इसको यूज हो जाएगा, तो वो अदर करंट एसेट का पार्ट। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर दिए, आपको जमा करना था दिसंबर तक ही, आप जमा कर दिए मार्च तक, तो कहीं ना कहीं 3 महीना का आप ज़्यादा पेमेंट कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, अदर का नॉन करंट एसेट्स तो नहीं है। नॉन करंट एसेट्स को नहीं, क्योंकि 3 ही महीने के तो यूज हो जाएगा, 3 महीने के बाद तो यूज खत्म हो जाएगा। अभी बताते हैं कि जब वही चीज़ अगर 1 साल तक चलेगा, तो वो करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट होगा। जब 1 साल के अंदर उसको यूज होगा, तो वो करंट एसेट्स का पार्ट है। धन्यवाद। और ये बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट हमको समझ में आ गया है और हमको लगता है कि आप समझ गए। धन्यवाद।